नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम निसंतान होने का योग देखेंगे कि कुंडली में कब हमें ऐसा लगता है कि संतान नहीं होगी या नहीं मिल सकती, या बहुत ज़्यादा इसमें उपाय की या पूजा पाठ की या दान पुण्य की ज़रूरत है, या हम फिर एडॉप्शन में ही जाएं, मतलब इस तरह से। तो आज हमने ये दो हॉरोस्कोप बनाए हैं। ये 1982 का हॉरोस्कोप है और ये 1980 का हॉरोस्कोप है। तो इस कुंडली में अगर हम देखें तो हमारे पॉइंट तो वही रहेंगे जो हमने संतान योग में देखे थे, वही पॉइंट हमारे निसंतान योग में रहेंगे कि हमको देखना है, लग्न को देखना है, लग्नेश को देखना है, और पंचम भाव और भावेश को देखना है, और साथ में कारक गुरु को देखना है। तो अब इसमें हम जैसे ये वाली कुंडली ले रहे हैं तो मीन लगन की हमारी कुंडली बन रही है। तो यहाँ पर हम देखिए कि लग्न के ऊपर हमारे 3 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है, जिसमें कि बुध है जो 7th हाउस का लॉर्ड होकर एग्जाल्टेड है यहाँ पर, ठीक है, और सूर्य शनि 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी हमारे लग्न पर आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें शनि काफ़ी पावरफुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शनि को दिग्बल भी मिलता है, और सूर्य भी यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि ये सूर्य हमारा फंक्शनली मैलेफिक तो है ही है, और ये 6th हाउस का लॉर्ड भी है ना। तो ये भी यहाँ पर एक थोड़ी सी कि 6th हाउस का लॉर्ड हो गया तो ये क्या देगा, रोग, ऋण, रिपु, इस तरह की चीज़ें देगा। लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर ही शनि और सूर्य दोनों का संयुक्त प्रभाव आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लग्न की पोजीशन। अब लग्नेश की पोजीशन देखें। अब लग्नेश हमारा गुरु है यहाँ पर, जो कि अष्टम भाव में चला गया। अब देखिए लग्नेश जो है केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 2nd हाउस में हो या लाभ भाव में हो, तो हम इसको अच्छी पोजीशन में मानते हैं। केंद्र त्रिकोण में तो बहुत ही अच्छा, केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला जाए तो और भी अच्छा। त्रिकोण होते हुए अगर ये केंद्र में, क्योंकि हम लग्न को तो केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं ना, ये सेंटर में भी है और एक 5-9 के साथ भी ये जाता है। तो केंद्र या त्रिकोण में लग्नेश का होना शुभ माना जाता है। इसी तरह से धन भाव में अगर लग्नेश चला जाए 2nd हाउस में, उसको भी हम अच्छा मान लेते हैं, और लाभ भाव के अंदर भी, क्योंकि फिर उसकी पंचम भाव पे दृष्टि आ जाती है, और लाभ भाव में भी लाभे सर्वा प्रशस्ता का सिद्धांत भी लगता है कि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट है उसको हम शुभ मानकर चलते हैं, लाभे सर्वा प्रशस्ता। तो ये जो है उस हिसाब से नहीं है हमारा। यहाँ पर हमारा लग्नेश चला गया 8th हाउस में। अब 8th हाउस को हम कोई छिद्र कहता है, कोई गड्ढा कहता है, कोई बाधा कहता है, आयु का भाव है, हमारा मृत्यु का भाव है ना। तो ये, और ये अपने परम शत्रु शुक्र की राशि में भी चला गया। तो यहाँ पर ये लग्नेश की पोजीशन हमारी अष्टम भाव में जाने से थोड़ा सा कष्टकारी है। इसी तरीके से अब हमने लग्नेश को देख लिया। अब हम पंचम भाव और भावेश को देखेंगे। तो पंचम भाव में हमारे कर्क राशि है। अब ये पंचम भाव भी हम देखें तो राहु और शुक्र की मिश्रित कर्तरी के बीच में है। अच्छा, यहाँ पे शुक्र भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये शुक्र क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि ये सिंह राशि के अंदर चला गया है। तो अब सिंह राशि आध्यात्म की राशि है, गर्म राशि है, अग्नि राशि है, ठीक है, और शुक्र जल तत्व का प्लैनेट है। शुक्र हमारा वीर्य भी होता है, और शुक्र हमारी रोमांस जो हमारे अंदर होता है वो शुक्र बताता है। तो अब रोमांस का मालिक होकर के ये शुक्र हमारा चला गया अग्नि तत्व की राशि में। शुक्र सिंह राशि में अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमारे दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा ना कमजोर भी करता है, ठीक है। तो अब ये इसके यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र भी थोड़ा गड़बड़ी रहा, और राहु तो यहाँ पर है ही है। तो ये हमारा पंचम भाव क्या हो गया? मिश्रित कर्तरी के बीच में फंस गया। और यहाँ का मालिक हमारा, ये इसका जो मालिक है हमारा, इसका जो मालिक है चंद्रमा, ये भी हमारा अष्टम भाव में आ गया। अब देखो चंद्रमा और गुरु, यानी कि हमारा पंचमेश भी पंचम भाव का मालिक होकर चंद्रमा, और लगन का मालिक होकर के गुरु। अच्छा, फिर हम कारक को देखने जाएंगे तो कारक भी गुरु है। तो अब इसमें क्या हो गया? हमारा लग्नेश भी अष्टम में चला गया, कारक गुरु भी अष्टम में चला गया, हमारा पंचमेश भी अष्टम में चला गया। तो बाधा है, संतान पाने में बाधा है, संतान पाने में कष्ट होगा। ये 1982 की कुंडली है, और इनका विवाह 2002-3 में कुछ ऐसे हुआ था, लेकिन इनके पास अभी तक कोई संतान नहीं है। तो हमने ये देखा कि हमारी इस कुंडली में जो है क्या नाम है, चूंकि लग्न के ऊपर भी 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश के ऊपर भी 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव,
और पंचम भाव का मालिक अष्टम में, और हमारा कारक गुरु अष्टम में, लग्न का मालिक भी अष्टम में, ऐसे कर कर आके इस कुंडली में हमने ये देखा कि संतान पाने में विलंब, बाधा, देरी हो सकती है। तो जो कि हम देख रहे हैं कि है, 2003 से इनका विवाह हुआ है और 2023 भी निकल गया है ना, 24 भी निकल गया अब तो इनको संतान नहीं है। ठीक है, अभी इसी तरह से ये दूसरी कुंडली है। ये दूसरी कुंडली हमारी ये 1980 बॉन्ड की है। बाई चांस ये कुंडली भी हमारी मीन राशि की है। तो यहाँ पर अब आप देखो, छठे घर का मालिक लगन में चला गया, लगन का मालिक छठे घर में आ गया। यहाँ पर हमारा लग्नेश अष्टम में चला गया था, यहाँ पर हमारा लग्नेश जबकि वो गुरु है वो भी हमारा आके छठे घर में आ गया, तो त्रिक भाव में चला गया। यहाँ पर ये भी त्रिक भाव में था, ये भी त्रिक भाव के अंदर चला गया। 3, 6, 10, 11 की बात करते हैं ना हम लोग, 3, 6, 11 की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर त्रिक भाव में आ गया। अब ये छठा घर जो होता है ना हमारा, ये देखो ना, ये क्या होता है कि लग्न से छठा है ये। ठीक है, अब इसमें भी ये सिंह राशि के अंदर चला गया, तो सिंह राशि वही अध्यात्म की राशि है। हालांकि ये एक्सचेंज है, पर इस एक्सचेंज को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि त्रिक भाव के मालिक के साथ ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ का स्वामी गुरु छठे घर में और छठे घर का स्वामी सूर्य यहाँ पर चला गया। तो ये 6th लॉर्ड जब हमारा लगन के अंदर जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हुई। उसके बाद में हम देखें यहाँ पंचम का मालिक, अब इनका पंचम का मालिक जो चंद्रमा है वो हमारा वो भी छठे घर में आ गया, रोग ऋण रिपु के घर में आ गया। अब ये देखिए आप, छठे घर में केवल आया ही नहीं, शनि मंगल और राहु केतु एक्सेस पे भी आ गया। शनि मंगल से भी पीड़ित हो गया क्योंकि शनि भी यहीं बैठा, मंगल भी यहीं बैठा, और ये राहु केतु एक्सेस पे भी आ गया है। ठीक है, तो अब ये 1, 2, 3 क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो गया। केतु का भी अगर प्रभाव माने तो केतु से भी पीड़ित हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा इनका जो एक प्लैनेट बुध है वो वहां चला गया, चलो वो तो ठीक है। अब ये कारक गुरु की बात देखें तो कारक गुरु भी सिंह राशि के अंदर चला गया और ये भी हमारा छठे घर में आ गया। कारक गुरु भी सिंह राशि में जब जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिर वही बात आती है कि सिंह राशि आध्यात्म की राशि है और शेरों के वैसे भी 1-2 ही बच्चे होते हैं, तो ये अल्प संतति वाली राशि है। ये जो सिंह राशि है ना, ये अल्प संतति वाली राशि है, इसमें संतानें कम होती। राशि की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिंह राशि की बात कर रहे हैं। अग्नि तत्व की राशि है, शेर की राशि है, शेर इसका चिन्ह है। शेर के 1-2 ही बच्चे होते हैं, शेर ढेर सारे बच्चे नहीं पैदा करता है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि आग की राशि है, अध्यात्म की राशि है। 1 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 5 नंबर राशि, यानी मेष, धनु और सिंह, ये 3 राशियां हमारी आध्यात्मिक राशियां हैं, अग्नि की राशियां हैं। तो इनमें जो है ना, शुक्र, सिंह राशि के अंदर शुक्र का जाना भी अच्छा नहीं और सिंह राशि के अंदर गुरु का जाना भी अच्छा नहीं, और बाकी और चीजें भी गड़बड़ हो तो फिर ये और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी इनका शुक्र सिंह राशि में आ गया है ना। तो शुक्र का सिंह राशि में जाना मतलब रोमांस में रुचि नहीं है, कम है, बहुत कम है, मतलब फीबल सी, मतलब टेस्ट, मतलब जो है वो ज्यादा मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखना, इस टाइप से हो जाते हैं ये लोग। और यहाँ पे इनका देखा जाए तो देखिए, राहु से पीड़ित, मंगल से पीड़ित, शनि से पीड़ित, 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, और ऊपर से अग्नि राशि के अंदर चले गए। जुपिटर भी इसके अंदर चला गया है। इनका शुक्र जबकि अच्छा है, शुक्र इनका स्व राशि का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसमें दिग्बल भी है और पूरा षडबल भी है इसमें। तो अब ये कुंडली 1980 की है, इनका भी वही 2003 के आसपास ऐसा कुछ हुआ और इनके पास कोई संतान नहीं है। तो अब ये देखिए, हम हालांकि इसमें हम और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, D7 पे जा सकते हैं, नवांश में जा सकते हैं, लेकिन ये है कि हम अभी D1 की ही स्टडी कर रहे हैं, और D1 में ही हमको अगर इतने सारे अवरोध दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि भाई इन्हें संतान पाने में इनको भी कष्ट होगा। तो ये कहने की बात ये हुई कि हम जब भी कुंडली में संतान का योग देखेंगे कि संतान का योग है या नहीं है, या आसानी से है या डिले में है, तो तब हमको ये सारे पैरामीटर लगाने होते हैं। तो देखिए, ये पहले हमने 3 कुंडलियां देखी थी तो उनकी स्थिति एकदम अलग थी। वहां पे लग्न भी ठीक था, लग्नेश भी ओके था, एवरेज था लग्न लग्नेश, और साथ में पंचम भाव, भावेश और कारक बढ़िया थे। कहीं पंचमेश उच्च का था, कहीं पे कारक उच्च का था,
और दृष्टि पड़ रही थी, चाहे तो पंचम भाव पे पड़ी, चाहे तो भावेश पे पड़ी। अब इसमें अगर हम देखें तो जुपिटर की एस्पेक्ट कहाँ जा रही है, दशम भाव पे जा रही है और हमारे 12वें घर पे जा रही है और लग्न पे जा रही है, इस पे जा रही है, सेकंड हाउस पे जा रही है ना। कुटुंब भाव पे गुरु की दृष्टि है, पर साथ साथ राहु की भी दृष्टि है। अब राहु गुरु, इसको हम कुछ लोग तो इसे चंडाल योगी कह देते हैं कि ये चंडाल योग है, राहु गुरु की युति है। इसी तरीके से शनि और राहु की युति है, इसको पितृदोष की कुंडली माना जाता है कि भाई पितृदोष है ना। तो अब ये देखिए, इसी तरीके से मंगल और राहु, ये अंगारक योग बन जाता है। तो अब अगर हम इतने सारे शब्दों को लाएंगे बीच में तो घबराहट होती है ना। तो घबराहट की बात नहीं है, बट बता रहे हैं कि गुरु राहु की युति चंडाल योग बना रही है, मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है, चंद्र राहु की युति ग्रहण योग बना रही है, शनि राहु की युति ये पितृदोष की कुंडली बना रही है। तो इसमें मतलब वाकई में ऐसा लगता है कि भाई बिना प्रॉपर उपाय पूजा पाठ के, और प्रॉपर उपाय मतलब बहुत अच्छे से विधि विधान से मन से उपाय करने के बाद संभव है कि इन्हें संतान की प्राप्ति हो। क्यों संभव क्यों है? क्योंकि युति है, लग्नेश ये पंचमेश और कर्मेश, पंचमेश और कारक की युति है। इस तरह से इस कुंडली में भी आप देख लो चंद्र गुरु की युति बन रही है, इसमें भी चंद्र गुरु की युति बन रही है, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बन रही है, यहाँ छठे घर में बन रही है। तो अब युति होने से ऐसा लगता है कि चांसेस हैं, क्योंकि भावेश और कारक साथ साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बात वही है कि छठे घर में बन रही है, यहाँ 8वें घर में बन रही है, और ये अकेले नहीं है और ज्यादा पीड़ित भी है साथ में, ठीक है। तो इस वजह से ये मतलब इनकी भी 1980 का के बॉन्ड है ये, और 2002, 3 या 4 तक में इनकी शादी हुई और अभी तक इनके कोई संतान नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली में सबसे पहले हमको प्रॉमिस देखने से इतना अंदाजा लग जाता है कि भाई संतान इनको आसानी से मिल जाएगी, अथवा विधि विधान के और उपरांत मिलने का संभावना दिखती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों पति पत्नी भी हैं। तो अब आप देखिए, अगर पति की कुंडली में भी प्रॉब्लम है, पत्नी की कुंडली में भी प्रॉब्लम है, अगर दोनों कुंडलियों में प्रॉब्लम है तो फिर चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो हम लोग मेलापक करते थे हॉरोस्कोप में, तो उसका यही भाव रहता था कि भाई अगर यहाँ पे कुछ कमी है तो यहाँ पूरित हो जाए, यहाँ कमी है तो यहाँ पूरित हो जाए। अब दोनों ही कुंडली में पंचम भाव, भावेश और कारक की स्थिति खराब है, अगर दोनों ही कुंडली में ऐसी है तो फिर स्थिति तो ज़्यादा खराब हो गई ना। मतलब यह है कि भाई यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि फंसा हुआ है प्लैनेट, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये जो है प्लैनेट जो है फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, और फिर दोनों का मैरिज भी हुआ है, तो दोनों की मैरिज हो गई तो फिर ना तो पति की कुंडली से सपोर्ट मिल रहा है कि संतान आसानी से मिल जाए या मिल जाए, ना ही पत्नी की कुंडली से। तो पत्नी की कुंडली में तो फिर भी थोड़ी सी राहत है, लेकिन इनकी कुंडली में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे दिख रही हैं, क्योंकि सारे ही प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के ऊपर आ गए। इवन जो बुध भी है वो भी आ गया इनका राहु केतु एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लैनेट इनके राहु केतु एक्सिस पे आ गए। एक शुक्र ही इनका जो है वो पावरफुल है, एक्सचेंज ऑफ हाउस होते हुए भी ठीक है। मतलब बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब कुछ ही खराब है। इस गुरु की दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, उधर बुध पे पड़ रही है, इधर कुटुंब पे पड़ रही है, तो जुपिटर इतना भी कमज़ोर नहीं है, लग्नेश होकर के है अपना उनका, तो उनके लिए ठीक है, कारोबार के लिए ठीक है, लेकिन संतति देने में यहाँ पर ये नहीं, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हमने ये जो 2 हॉरोस्कोप लिए हैं वो इसी भावना से लिए हैं कि हमें पता चले कि भाई कुंडलियों के योग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे अब देखो, इसमें क्या है कि अब हमने अभी मोटा मोटा देखा है ना। इसको और डिटेल में अगर हमें देखना है तो क्या किया जाता है कि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकाला जाता है। इसको हम अगले वीडियो में लेंगे कि व्हाट इज क्षेत्र स्फुट और व्हाट इज बीज स्फुट। तो स्त्री की कुंडली में हम निकालते हैं क्षेत्र स्फुट और पुरुष की कुंडली में निकालते हैं बीज स्फुट। तो ये भोगांशों के आधार पर निकाला जाता है, दोनों कुंडलियों में अलग अलग। जैसे कि फीमेल कुंडली में चंद्र, मंगल और गुरु, चंद्र, मंगल और गुरु के भोगांशों को ऐड करा जाता है, ठीक है। और जो मेल की कुंडली होती है उसमें सूर्य, शुक्र और गुरु, सु गु शु, सु गु शु। तो सु से सूर्य, गु से गुरु और शु से शुक्र, तो ये ऐड करते हैं एक हॉरोस्कोप में। हम इस वाली चीज को हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट को
स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें हमें भोगांश लेने पड़ेंगे और भोगांशों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे, उसका जो फार्मूला है उसको समझेंगे। तो हमें पता चलता है कि जैसे किसी का विवाह हुआ है और उसको संतान नहीं है और कुछ समय भी हो गया है मैरिज को, तो हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की कैलकुलेशन से ये निकाल सकते हैं कि क्या संभावना है। मतलब उसका हम जब पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि भले अभी दंपत्ति निसंतान है, आगे इनको किस राह में बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि जब हम निकालते हैं तो हमें ये अंदाजा लगता है कि मेडिकल सपोर्ट लिया जाए या स्पिरिचुअल और मेडिकल दोनों तरह का सपोर्ट लिया जाए, तब संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो एक अपने आप में एक अलग ही टेक्निक है, जिसको हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की स्टडी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अभी हमने D1 चार्ट से दोनों कुंडलियों का अध्ययन किया और ये पाया कि दोनों ही कुंडली में पंचम भाव भावेश्वर कारक की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पर भी मतलब भले ये मित्र की राशि है, लेकिन ये आध्यात्मिक राशि में गया हुआ, और यहाँ देखें तो ये शत्रु की ही राशि में चला गया है ना। तो इसलिए इनको प्रत्यक्ष मतलब सामने है, नॉन टू फैमिली के बच्चे हैं ये, और उनको कोई संतान नहीं है। तो ये हम पहला स्टेप है देखने का कि भाई संतान पाने के योग कैसे हैं, प्रबल हैं, कमज़ोर हैं, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या बहुत ज़्यादा क्षीण हैं। और उसके बाद फिर हम आते हैं इस टेक्निक पे कि हम क्षेत्र स्फुट निकालें और बीज स्फुट। पुरुष की कुंडली में बीज स्फुट निकाला जाता है, वो हमने बताया 3 प्लैनेट के जो भोगांश होते हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर उससे निकाला जाता है। उसका तरीका है, उसका फार्मूला है, उसका सिद्धांत है, उसको एक वीडियो में हम लेने वाले हैं आगे। ठीक है, तो जब हम उसमें लेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या इसमें रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आज के लिए हमने लिया निसंतान का योग, कि अगर कुंडली में इस तरह के योग हैं तो संभव है कि जातक के पास संतान ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।